हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर सारथी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में आज विस्तार से हम जानते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 355 और 365 का प्रयोग इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है सामाजिक और आर्थिक चार्टर। न्याय पर आधारित सामाजिक संरचना। अनुच्छेद 38(1) में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये कहा है सामाजिक और आर्थिक चार्टर में। सेकंड है हमारा आर्थिक न्याय अनुच्छेद 39 में कहता है, अनुच्छेद 39 कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका को प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। यह अनुच्छेद 39 कहता है कि समान अधिकार प्राप्त हो। अगर वो कोई भी काम करे तो उनको समान कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें समान वेतन प्राप्त हो। पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दिए जाएं। नैतिक और आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 38 और 39 वितरण मूलक न्याय के सिद्धांत को साकार करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी तरह की सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जा सके। जो सामाजिक असमानताएं हमारे समाज में, उसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। सामाजिक सुरक्षा चार्टर। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 क। कुछ दशाओं में जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। कम करने की न्याय संगत और मनोचित दशाएं। अनुच्छेद 42। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43। बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 45। हालांकि 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत बाद में अनुच्छेद 45 में यह वर्णित किया गया है कि राज्य की सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुरक्षा करना। अनुच्छेद 47, जिसमें विशेष रूप से मद्यपान निषेध शामिल है और दुर्लभ वर्गों के
शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 46 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान न्याय और निःशुल्क विद्युत सहायता। अनुच्छेद 39 क। सामुदायिक कल्याण चार्टर। समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 वैसे तो राज्य ने हिंदू पर्सनल लॉ, जो कि सिखों, जैनों और बौद्धों पर भी लागू होता है, में सुधार करने और संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों को समान नागरिक संहिता के तहत लेने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में किया गया है। वन और वन्य जीवों का संरक्षण संवर्धन अनुच्छेद 48 क में किया गया है और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन और मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है, ताकि देश के अंदर और बाहर मानवाधिकार हनन की समस्याओं से निपटा जा सके। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। इस प्रावधान का उद्देश्य निचले स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना है। किसके? अनुच्छेद 40 का। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित हैं। वो क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित? तो ये हैं हमारे मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते। केरल शिक्षा विधेयक में न्यायालय ने कहा कि हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते, फिर भी अधिकारों की संभावनाओं और दायरे का निर्धारण करते समय न्यायालयों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दोनों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्वीकार करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके दोनों को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के महत्व में वृद्धि हुई। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया और जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 39 ब व स को लागू करने के लिए लाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकेगा कि वह अनुच्छेद 14 या 19 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 31 के दायरे को और अधिक विस्तृत कर दिया ताकि सभी नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया जा सके। इसने सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मूल अधिकारों की अधिमान्यता प्रदान करता है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उन लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। मिनवरा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन द्वारा 31 में किया गया संशोधन असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है। संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है और बहुमत से निर्णय लिया गया कि संविधान की नींव भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन पर आधारित है और एक दूसरे को स्पष्ट महत्व प्रदान करता है। संवैधानिक सौहार्द को नष्ट करना जो कि संविधान की मूल संरचना है। अब्बू कावूर बाई बनाम तमिलनाडु। राज्य मामले में 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी न्यायालयों को नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने का वास्तविक प्रयास करना चाहिए और दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का संघर्ष से जहां तक संभव हो बचा जा सके। उन्ना कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। राज्य मामले में न्यायालय ने पुनः दोहराया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, यह आपको पहले बताया, और सहायक हैं और भाग 3 में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी जानी चाहिए। संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के संदर्भ में कुछ नीति निर्देशक तत्वों जैसे भूमि सुधार को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण, अनिवार्य शिक्षा, कामगारों को निर्वाह मजदूरी, श्रमिक कानून और हिंदू विवाह अधिनियम के % का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के दिए गए निर्देश पत्र के समान हैं, जिसमें भारत में सामाजिक व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को कुछ सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।